नमस्कार। आज तारीख 23 अक्टूबर, दिन गुरुवार। मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि चुनाव पूरे दमखम से लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित करते हुए कहा कि तेजस्वी युवा, ऊर्जावान और भविष्य के नेता है, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते नौकरी जैसे वादों को पूरा कर जनता का भरोसा जीता है। गहलोत ने यह भी साफ किया कि मुकेश सैनी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, साथ ही एक अन्य समुदाय से भी एक अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री चुना जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने विपक्षी एनडीए के सीएम फेस को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एनडीए की ओर से सीएम फेस को लेकर चर्चाओं पर विराम लगाया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बनाए जाने पर उन्होंने निशाना साधा, कहा कि ये गठबंधन कमजोर है। तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हुई है और राहुल गांधी को गायब कर दिया गया है। आज सुबह मुंबई के पास जोगेश्वरी पश्चिम के जेएमएस बिजनेस सेंटर में करीब 11 बजे भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया। इमारत में 10 से 15 लोग फंस गए थे, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम के महासचिव 91 वर्षीय थुइंगलेंग मुइवा 50 साल बाद अपने पैतृक गांव मणिपुर के सोमदल लौटे। पारंपरिक नागा पोशाक में उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए नागा एकता का आह्वान किया। मुइवा एक सप्ताह तक सोमदल में रहेंगे और 29 अक्टूबर को सेनापति में स्वागत समारोह के बाद दीमापुर लौटेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। मुइवा दशकों से नागा स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी मांग है एक अलग नागा ध्वज, संविधान और नागालिम का एकीकरण। भारत सरकार के साथ 2015 के फ्रेमवर्क समझौते के बाद भी इन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार दबाव के बीच भारत रूस से कच्चे तेल की खरीदारी को धीरे धीरे कम करने की दिशा में कदम उठा रहा है। ये दावा राइटर्स की रिपोर्ट में किया गया है। रिलायंस जैसी बड़ी रिफाइनिंग कंपनियां सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए अपनी रूसी तेल खरीद को समायोजित कर रही है। व्हाइट हाउस में 22 अक्टूबर को पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने 5वीं बार दोहराया, मैंने कल ही भारतीय पीएम मोदी से फोन पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि तेल खरीदारी तुरंत बंद नहीं हो सकती, लेकिन दिसंबर तक इसे जीरो कर देंगे। हालांकि यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं, क्योंकि रूसी तेल सस्ता होने से भारत को वैकल्पिक स्रोतों से महंगे तेल पर निर्भर होना पड़ेगा, जिसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। ट्रंप ने हाल ही में रूसी तेल कंपनियों रोसेनेफ्ट और लुकोइल पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जो 21 नवंबर 2025 से पूरी तरह लागू होंगे। अब खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां कोल इंडिया की एसईसीएल गेवरा खदान में रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे भू विस्थापितों पर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी रोजगार, बसावट और मुआवजे की मांग कर रहे थे। आरोप है कि सीआईएसएफ ने कुछ प्रदर्शनकारियों को जबरन थाने ले जाने की कोशिश की, लेकिन एकजुट प्रदर्शनकारियों के सामने उन्हें पीछे हटना पड़ा। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद था और प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था। एसईसीएल अधिकारी वार्ता के लिए बुला रहे थे। इसी बीच सीआईएसएफ के अधिकारी ने भू विस्थापितों के साथ गाली गलौज शुरू की और सीआईएसएफ के बल को लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने पुलिस मुख्यालय में डीजीपी से शिकायत की है कि डांगी ने पिछले 7 सालों से उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया। महिला का कहना है कि 2017 में डांगी के एक जिले में एसपी रहते उनकी बातचीत शुरू हुई, जो बाद में वीडियो कॉल और दबाव में बदल दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि डांगी ने उन्हें बंगले पर बुलाया और पति का तबादला नक्सल क्षेत्र में करने की धमकी दी। डांगी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, जिसकी शिकायत उन्होंने 15 अक्टूबर को डीजीपी से की थी। इस मामले की जांच के लिए 2 वरिष्ठ आईपीएस आनंद छाबड़ा और मिलना कुर्रे की टीम बनाई गई है।
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया। गुरुवार को एडिलेड ओवल में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉर्ट और कूपर कोनोली के शानदार अर्धशतकों की बदौलत 46.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की अब पहली वनडे सीरीज हार है। अब तीसरा और आखिरी मैच 26 अक्टूबर को सिडनी में होगा, जहां भारत क्लीन स्वीप से बचने की कोशिश करेगा। और आखिर में खबर जरा हटके में जानिए, दुनिया में कहां मनाया जाता है कद्दू उत्सव। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हर साल कद्दू का रंगारंग उत्सव मनाया जाता है, जो शोएनबर्ग इलाके में होता है। इस उत्सव की वजह है शरद ऋतु का जश्न और स्थानीय किसानों की फसल को बढ़ावा देना, जहां 10,000 से ज्यादा कद्दू विभिन्न किस्मों में सजाए जाते हैं और उनसे स्वादिष्ट व्यंजन जैसे सूप, केक और लजानिया बनाए जाते हैं। यह फेस्टिवल बाजार, संगीत और परिवारों के लिए मस्ती से भरा होता है। तारीख की बात करें तो यह हर साल अक्टूबर के पहले वीकेंड पर मनाया जाता है, जैसे इस साल 4 और 5 अक्टूबर को। वहीं बर्लिन के पास क्लाइस्टो फार्म पर एक और बड़ा कद्दू प्रदर्शनी चलती है, जो 2004 से शुरू हुई थी, जब जर्मन लोगों ने हैलोवीन की परंपरा अपनानी शुरू की। यह 6 सितंबर से 9 नवंबर तक चलती है, जिसमें विशाल मूर्तियां और प्रतियोगिताएं होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।